नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर यश मौर्य, मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य। ईरान जंग एक अलग स्टेज पर जा रही है। कहीं लग रहा है कि समझौता हो सकता है, कहीं लग रहा है धोखा हो सकता है। और आज मैं शुरुआत में बिल्कुल बिना कुछ बोले सीधे सर को आमंत्रित कर रहा हूं। सर, एक बार फिर से वेलकम। और अभी जो कुछ हालात हैं, जिसमें ट्रंप के लगातार बयान हैं, ईरान का कहना है 7 बयान है, सातों झूठे हैं। होर्मुज पर एक बार कहा गया कि कंट्रोल हटा दिया गया है, वहां से जाएंगे, लेकिन जो बयान है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटेड रूट से ही जा सकते हैं। मैं क्यों डिटेलिंग कर रहा हूं, आप उसको लगातार फॉलो कर ही रहे हैं। तो अभी के हालात पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? पहली बात तो अशोक, हमेशा मजा आता है आपसे बात करने का। आपके दर्शकों, थैंक यू आपके सर, चैनल के थैंक यू थ्रू सर। जो है ये अपनी बात बिल्कुल सही बात पहुंचाने का, क्योंकि बहुत देश में लोग जो है भ्रम में हैं ईरान की लड़ाई को लेकर। और शायद हमारी जितनी वीडियोस रही हैं आपस में, हमने काफी फॉग क्लियर किया है लोगों के माइंड में ईरान को लेकर, उनके लोगों को लेकर, और ये लड़ाई कैसे चली है। पहली बात तो ये है। अब आते हैं आज की हालात पे। आज जब हम 18 तारीख को इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया ईरान ने विद कंडीशंस। जैसे हम कोई भी चीज पे हाँ करते हैं, बैंक से लेके किसी जॉब में कहीं पे भी, हम तो कंडीशंस होती हैं, हम उनको पढ़ते नहीं, हम सीधा क्लिक कर देते हैं यस आई एग्री। तो ऐसा कुछ ईरान ने किया हुआ है। एक तो स्ट्रेट बहुत क्लोज हो गई है, क्योंकि कुछ एरिया में माइन है, और जो भी जहाज निकलेंगे वहां से वो आईआरजीसी की नेवी निकालेगी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से। अपनी खुद वो प्रायोरिटी देंगे किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है, वही गाइड करेंगे, बिकॉज बहुत ही नैरो नैरो वाटरवे है, और नैरो हो गया है इस लड़ाई के बाद। अब कंडीशंस, एक चीज तो समझने की है कि ईरान इज स्पीकिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इस 40 दिन की लड़ाई ने पिछले 40 साल का इतिहास बदल दिया। ये कमाल की बात है। तो ईरान इज स्पीकिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उन्होंने हाँ भरी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के। गिव एंड टेक तो देखो बातचीत में चलता ही है। तो ये लेबनान में जो इसराइल को सीज फायर के लिए हाँ किया, ये उसके एवज में उन्होंने ये किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इसराइल को कह दे कि आप प्रोहिबिटेड हो फ्रॉम यूजिंग योर वेपन, जो कि ट्रंप ने इसराइल को कहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि दे आर एबल टू कन्विंस द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि अब तुम जो है इसराइल को रेन इन करो, इसराइल को कंट्रोल करो, जो ईरान अब कर पाया। अब आने वाले दिनों में देखो, यूएस ट्रुप्स का 10,000 ट्रुप्स उन्होंने और भेज दिए वहां पे। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गए हैं। और अब जो ट्रस्ट तो जीरो है इसराइल और ईरान के ऊपर, इसराइल और अमेरिका के ऊपर। ईरान के लोग उनकी उनकी लीडरशिप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जैसे उन्होंने पहले किया है। तो ईरान अपनी तरफ से अपनी फैसिलिटीज को रिपेयर कर रहा है, और अपना जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन की जो आपूर्ति कर रहा होगा, उनको अपने स्टॉक्स को अपग्रेड कर रहा होगा। बट साथ के साथ जो है ईरान बातचीत के लिए भी तैयार है, जो कि उम्मीद है कि अगले हफ्ते जल्दी ही इस्लामाबाद में सेकेंड दौर की बातचीत होगी। तो इस टाइम पे मेरी असेसमेंट ये है कि ईरान इज स्पीकिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और जितने मुद्दे जिनके ऊपर 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, एक भी जो है अचीव नहीं किया है उन्होंने। अमेरिका और इसराइल कॉम्बिनेशन एक भी चीज अचीव नहीं कर पाए, बल्कि ईरान को एक मिलिट्री पावर के तौर पे, और एक सिविलाइजेशनल नेशन के तौर पे, और एक कंट्री जिसको कि अब ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता, ईरान इस लड़ाई से काफी हद तक जो है एक अच्छी पोजीशन में उभर के आया, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। और सर, एक इमेज रिबिल्डिंग भी हुई है। जो हम मतलब एक नॉर्मल इमेज ये थी कि बहुत पिछड़ा हुआ देश है, औरतें जो हैं वो हमेशा घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, कोई काम नहीं करती हैं। हम ये देख रहे हैं कि औरतें उनकी जो है वो सड़क पर जुलूस निकाल रही हैं, बाइक चला रही हैं, कारें चला रही हैं, संसद के अंदर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। ये सारा का सारा परसेप्शन कितना खूबसूरत है। वहां की एम्बेसीज लगातार ट्वीट कर रही हैं कितना खूबसूरत है, अलग अलग जगहों को जो उनका मॉडर्न डेवलपमेंट है वो दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि वार ऑफ परसेप्शन ईरान ने बड़ा जबरदस्त जीता है। ये तो सबसे बड़ी जीत इस पूरी की पूरी लड़ाई में, ये नैरेटिव्स की जीत जो है ईरान के हक में है। और जिस तरीके के वो मीम्स बना रहे हैं, जिस तरीके से उनका जो है लीगो मीम सर, मतलब वो देख के मजा आ जाता है। आपको सिर्फ हंसी आती है और लगता है क्या दिमाग लगाया है इसके पीछे। और वो बहुत अंग्रेजी में बना रहे जबरदस्त, हैं, बाकायदा बहुत अंग्रेजी जबरदस्त, लिरिक्स के साथ बना रहे हैं वो। बहुत जबरदस्त। कमाल है, एक देश जिसके ऊपर इतनी बुरी तरीके से ताबड़तोड़ अटैक हो रखा हो दो मिलिट्री पावर्स का, और उस देश के जो है युवा लोग या उनका एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो सिस्टम है, वो उन्होंने ये इस लड़ाई में वो बहुत आगे अमेरिका से और इसराइल से। और जो दूसरी बात आपने कही, ईरान का जो परसेप्शन है, वो सबसे पहले तो हमने अपने भारतीयों का क्लियर किया। हमारे देश में भी इतना ज्यादा हमने वेस्टर्न नैरेटिव कंज्यूम कर लिया है, और हमारे लोगों को जो एक तरीके से इस्लामिक देशों के बारे में जो एक हमने उनको क्या कहते हैं टाइप कास्ट किया हुआ है कि ईरान तो ऐसा है, वहां ऐसा है, ये तो तालिबान की तरह है। वो काफी हद तक पर्दे जो है खुल चुके हैं, रोशनी आ रही है, और पता लग रहा है कि ईरान की महिलाओं की लिटरेसी रेट, ईरान में कितनी औरतें जो है पीजी करती हैं, पीएचडी करती हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितनी औरतें काम करती हैं, मेडिकल उनका कितना हाई लेवल का है, उनकी इंजीनियरिंग किस लेवल की है। ये अपने आप में जो है दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए है कि सैंक्शन लगने के बावजूद
40 साल 50 साल सैंक्शन लगने के बावजूद ईरान ने कमाल करके दिखाया, एंड खास तौर पे विमेन एरियाज में, जो कि भारत को भी सीखना चाहिए काफी कुछ। उनकी जिस तरीके से उनकी औरतें काम करती हैं, उनकी औरतें एजुकेशन की फील्ड में, साइंस में हैं, हर फील्ड में विमेन आर हेड ईरान के अंदर। तो ये काफी परसेप्शन क्लियर किया है। और देश बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत देश है, लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत से ईरान से भारतीय जो काम करके आए हैं उनसे बात की है मैंने, वो कहते हैं इतना खूबसूरत, इतने अच्छे लोग, इतना शिष्टाचार, इतना रिस्पेक्ट, खासतौर पे भारत के लिए, हमारी पिक्चरों के लिए, हमारी तहजीब के लिए, हमारे कल्चर के लिए उन्होंने जो ईरान में देखा वो शायद किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं देखा होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। सर मैं कई प्रोग्राम्स में जा चुका जहां पर इनके जो कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर इलाही साहब, वो होते हैं, और हर जगह वो जो बात करते हैं इंडिया के बारे में या खामनेई के बारे में, जो बताते हैं कि खामनेई साहब हिंदुस्तान को ये कहते थे, हर जगह सुन के गला भर जाता है कि हिंदुस्तानियों की वहां कितनी इज्जत है, हिंदी हमको कहा जाता है और हमारी वहां कितनी इज्जत है, ये सुन के बहुत खुशी होती है। खैर, आपने जो बात कही सर, उसको 2 लाइन में कहा जा सकता है, जो आप शुरू में कह रहे थे। हम वार की तरफ लौटते हैं कि अमेरिका सक्सेसफुल हुआ है एक ऐसी स्ट्रेट को खुलवाने में जो पहले खुली हुई थी पूरी तरह से, कोऑर्डिनेट भी नहीं करना पड़ता था, और एक ऐसे न्यूक्लियर बम को बनने से रोकने में सक्सेसफुल हुआ जो कभी ईरान ने बनाना ही नहीं था। तो ये तो एक बहुत मजेदार है। लेकिन एक सर क्वेश्चन है, मतलब दोहा के बाद जो हुआ या फिर अभी जो बातचीत चल रही थी उसके बाद जो हुआ, अगर मान लीजिए कि जिस तरह से आपने भी बताया कि 10,000 से ज्यादा आर्मी पहुंच चुकी है, बाकी सब कैरियर्स पहुंच चुके हैं, और इजराइल तो बिल्कुल ट्रिगर पर उंगली रख के बैठा ही हुआ है कि वहां से ग्रीन लाइट मिले और हम यहां से मिसाइलें छोड़ना शुरू करें। अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है, क्योंकि ट्रंप जो दावे कर रहा है कि हमको न्यूक्लियर डस्ट देने के लिए तैयार है, फला फला, ईरान पूरी तरह से तो नहीं मानेगा। हालांकि ये भी है कि ईरान भी सोशल मीडिया पे जो स्टैंड दिखा रहा है उसको आखिरी नहीं मान लेना चाहिए। अंदर की बातचीत में कुछ और कहा जाता है, स्टैंड में कुछ और कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए सबके बावजूद लड़ाई दोबारा शुरू होती है, तो क्या पोजीशंस बनेंगी, क्या स्थितियां बनेंगी? देखो, मुझे लगता नहीं जो है लड़ाई दोबारा शुरू होगी, एटलीस्ट नॉट नाउ। ये जो एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का तो फ्यूचर मुझे डार्क में लग रहा है, क्योंकि आप देखो ना अमेरिका और उसकी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और उनका मिलिट्री का रिलेशनशिप कैसा है, जिसने अपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया, जिसने 10-12 टॉप के एडमिरल्स और उनको 72 सर, 72 अभी ये खबर आ रही है कि 72 को पीटर हेग्सेथ ने सैक किया है आने के बाद। ये तो अपने आप में कमाल है। उसकी अपनी क्या रिस्पेक्ट है मिलिट्री के अंदर, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर इतने लोगों को उन्होंने सैक किया। तो ये जो है पाकिस्तान ने उनको एक ऑफ रैंप दे दिया, एक मौका दे दिया ट्रंप को इस लड़ाई से निकलने का। आई थिंक तभी वो इतना पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और वो करते हैं कि आपने हमें बचा लिया, बिकॉज अमेरिका की हालत बहुत खराब होने वाली थी अगर ये लड़ाई और चलती, और दोबारा भी चलेगी। अब तो ईरान और अच्छे से इनको सबक सिखा पाएगा। एंड जिस प्रकार से चाइना और रशिया उभर के आए हैं एब्सोल्युटली ईरान के साथ, ये अभी अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया देख रही है कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक वर्ल्ड की मिलिट्री पावर है, दोनों के दोनों जो है ईरान के साथ खड़े हुए इस लड़ाई में। और यूरोप के देश भी अगर ईरान के साथ नहीं खड़े तो अमेरिका के साथ तो बिल्कुल नहीं खड़े। तो इसलिए जो है अमेरिका बहुत अलग थलग हो गया था, इजराइल भी बहुत अलग थलग हो रखा था, और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है फॉर अ कंट्री लाइक अमेरिका। हम कंपेयर नहीं कर सकते, नुकसान तो ज्यादा ईरान का ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी अमेरिका को काफी उनकी बेसिस को हिट किया है, उनका बहुत कॉस्टली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वो हिट हुए हैं, लाखों करोड़ रुपए के उनके जो रडार सिस्टम्स लगे हुए थे, जो एंटी मिसाइल उनके थार्ड के बैटरीज हैं, पैट्रियट के हैं, जो उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रडार्स लगा रखे थे अपनी अपनी बेसेस में, काफी हिट हुए हैं। तो आई थिंक उन्होंने सबक ले लिया कि किसी तरीके से जो भी बचा खुची अपनी इज्जत इस लड़ाई से बचा सकते हो, निकल लो। और अब देख लेना, मैं बता रहा हूँ, सैंक्शंस भी हटेंगे, कुछ तो हटेंगे, और कुछ में क्या, ईरान को बेसिकली तेल बेचने की इजाजत अगर मिल जाती है वो बहुत बड़ी चीज है। और जो उनके फंड्स फ्रीज किए हुए इन्होंने, तकरीबन $120 बिलियन के आसपास हैं फॉरेन बैंक्स में, वो भी अगर अनफ्रीज हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी ईरान के लिए। तो आई थिंक अगले दौर पे और एनरिच यूरेनियम का मुद्दा फंस के रहेगा, ईरान इतनी जल्दी से मानेगा नहीं, ये बहुत बड़ा लिवरेज है, ऐसे अटैची में डाल के इनको देगा नहीं कि भाई ये लो आप संभाल लो। तो लेट अस सी सेकंड राउंड में क्या होता है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया सर, और मैं इस बात पर लगातार सोच रहा हूं, जैसे पाकिस्तान के साथ कल एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें टर्की भी था, इजिप्ट था, पाकिस्तान था, सऊदी अरबिया था। पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बीच में पैक्ट है, और कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम नाटो बनाने के लिए ये एक नई पहल हो रही है, जिसमें इजिप्ट और तुर्की शामिल है, और जाहिर है कि आगे और भी अरब कंट्रीज शामिल हो सकती हैं और मुस्लिम कंट्रीज शामिल हो सकती हैं। एक तो ये, तो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का अपना एक इंपॉर्टेंस बढ़ा है जबरदस्त, पहले भी था लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
हर जगह से पाकिस्तान की बात हो रही है। ट्रंप बाकायदा ट्वीट कर रहा है तारीफ करते हुए, ईरान ट्वीट कर रहा है। और इन सब मसलों में कुल मिला-जुलाकर जैसा एक वहां के अमेरिका के एक एक्स डिप्लोमेट ने कहा कि 4 हमारे जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने इंडिया को करीब लाने की कोशिश की और इंडिया से अच्छे रिश्ते बनाए। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए इंडिया को छोड़ दिया है, किनारे कर दिया है। तो ये पाकिस्तान का इतना मजबूत होते जाना, मतलब एक तरफ मुस्लिम नाटो बनना, दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर का अभी $1.2 बिलियन का उसको लोन और मिल गया है आईएमएफ से। यूएई ने उससे लोन वापस मांगा तो सऊदी अरबिया ने वो लोन चुका दिया, वो पैसे दे दिए। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। देखो, पहली बात तो हमारे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें रोल देखो तो आई थिंक हमने बहुत खराब तरीके से रिएक्ट किया इस पे। वी मस्ट एक्सेप्ट। सर हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर सकता। आप एक मेजर जनरल रहे हैं, आपने कॉम्बैट्स की हैं। एक और बंदा है जो खुद को एक्स आर्मी पर्सन कहता है, शायद 5-6 साल वो आर्मी में रहा है, और वो एक चैनल पे खड़े होकर चिल्लाता है कि लेबनान पे बम गिरा दो और ईरान पे बम गिरा दो, इजराइल मेरा भाई है। सॉरी टू से सर, आर्मी पर्सन्स मेरे बहुत दोस्त रहे हैं, मेरे साथ के लोग भी आर्मी में रहे हैं और आप जैसे सीनियर्स भी हैं जिनसे मैं लगातार सीखता हूँ, बात करता हूँ। बट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑन अ नेशनल न्यूज चैनल, मतलब क्या इमेज हमारी ये लोग बनाएंगे? बहुत शेमफुल, बहुत शेमफुल। और ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार इन्होंने आरागची साहब को बिल्कुल उनको जब हमारे इनविटेशन पे आए हुए थे, ऑप सिंदूर के आसपास आई थिंक पहले थे 30 बात, तब सुअर कहा था, जो कि आप समझ सकते हो किसी इस्लामिक कंट्री में या इस्लाम में सुअर को कहना, तो ये फ्रिंज एलिमेंट है। सर किसी को भी आप नाम छोड़िए, किसी हिंदू को भी सुअर कहेंगे तो वो नाराज ही होगा। हाँ, वो भी तो भी नाराज होगा। तो अंग्रेजी में भी गाली है सर। हाँ, तो मिलिट्री में देखो, मिलिट्री बहुत कुछ सिखाती है, बट मिलिट्री में वक्त लगता है धीरे धीरे। 4-5 साल में तो हमें सिर्फ अपने जूते पहनने और अपना बेल्ट लगाना, और मैक्सिमम आप एक प्लेटून कमांडर, आप कंपनी कमांडर भी नहीं होते, मतलब 25-30 लोगों की कमांड आपको आती है। लेकिन धीरे धीरे आर्मी में बहुत जबरदस्त सिस्टम है अशोक ट्रेनिंग का। आप कोर्सेज के लिए जाते हो, आप स्टाफ कॉलेज करते हो, आपको फिर टेस्ट किया जाता है स्टाफ में, फिर आप कमांडिंग ऑफिसर बनते हो 20-22 साल की सर्विस में, फिर आपको टेस्ट के फिर हायर कमांड कोर्स में भेजा जाता है। मेरे जैसे जो ऑफिसर इस तक पहुंचे, हमने डबल मास्टर्स करी है, एमफिल करी है, पीएचडी करी है, यूएन में गए हैं, विदेश में यात्रा करी है, देश को रिप्रेजेंट किया है, थिंक टैंक्स में रहे हैं, पेपर्स लिखे हैं, तब जाके एक सही पर्सपेक्टिव भारत का डिप्लोमेसी का, डिफेंस डिप्लोमेसी का समझ में आता है। तो ये नौसिखिए और ये जो पॉपुलैरिटी लेने के लिए लोग टीवी पे आते हैं या ऐसे चिल्लाते हैं, प्लीज, दैट इज नॉट इंडियन आर्मी। ये बिल्कुल भारत की फौज नहीं है, ना भारत की लीडरशिप है। मुझे आपसे यही कहलवाना था जिसके लिए मैंने सवाल पूछा था। मैंने इसीलिए मतलब उस वीक पॉइंट पे मैंने पिन किया कि दे कांट बी कंपेयर्ड विद पीपल लाइक यू और जनरल बख्शी और पीपल लाइक अदर पीपल जो आते हैं। जनरल हसनैन को देखो, बिहार के गवर्नर हैं जनरल हसनैन, उनके आप आर्टिकल्स पढ़ो, उनके बारे में आप तो हमारी जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, हम एक बहुत प्रोफेशनल मिलिट्री है। हम जिंगोइस्टिक रेटोरिक फौज नहीं है, हम कोई रिलीजियस आर्मी नहीं है। वी आर आर्मी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। हम वही इथॉस पिकअप करते हैं जो हमारे को सिखाया गया धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो वो छोड़ देते हैं, अब आते हैं पाकिस्तान पे, जो कि मेन मुद्दा तो हमारा यही था डिस्कस करने के लिए। तो हमें खतरा या शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए। देखो, अगर सही सबक ले लेंगे तो आगे गलती नहीं करेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर दोबारा ऐसी गलतियां हो सकती हैं। देखो, पाकिस्तान पे स्पॉटलाइट है, पाकिस्तान पे अब एक स्पॉटलाइट जल रही है। जैसे स्टेज पे एक्टर आता है तो लाइट उसको फॉलो करती है स्टेज के ऊपर, ये कुछ देर के लिए है, और ये एक तरीके से उसकी ज्योग्राफी उसके काम आ रही है। और एक कमाल की चीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूएस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते डेवलप किए पिछले 1 साल में, और चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे रिश्ते थे। और चाइना इस पूरी लड़ाई का सूत्रधार, इस पूरी लड़ाई का सीज फायर का आगे क्या होगा, चाइना इज प्लेइंग बिहाइंड द कर्टन्स। सारा का सारा रोल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब चाइना है। तो एक ऐसा नेशन जो चाइना का भी ट्रस्टवर्दी हो, अमेरिका का भी ट्रस्टवर्दी हो, इस टाइम पे पाकिस्तान है। फिर जो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी पर्सनल स्टेक, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं किसी आर्मी चीफ को दूसरे देश में जाके डिप्लोमेसी करते हुए, या किसी यूएस प्रेसिडेंट के साथ लंच करते हुए, डिप्लोमेसी में, डिफेंस डिप्लोमेसी और देश की उनकी डिप्लोमेसी को लीड कर रहे हैं आर्मी के चीफ। ये मैंने कभी भी नहीं देखा अपने, एटलीस्ट अपनी लाइफ में कहीं पर इस प्रकार से। अमेरिका के भी इतने टॉप के जनरल्स हैं, रशियंस हैं, कितने देशों के रहे हैं, जर्मन्स, बट ये एक यूनिक चीज है। उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया है अमेरिका का, और यहाँ और ईरान का भी। जिस तरीके से उनको ईरान में उनका स्वागत हुआ, और जिस तरीके से वो मैसेजिंग कर रहे हैं, फिर अमेरिका जा रहे हैं, वहां बता रहे हैं, और तो ये अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा सा डायनेमिक चेंज हो रहा है। तीसरी चीज जो आपने छेड़ी है मुस्लिम नाटो की, मैं इस चीज को ज्यादा हवा नहीं दूंगा, बट ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, टेरर है, अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है। ईरान जिसका के पास बॉम्ब नहीं है, ईरान जिसकी अपनी सभ्यता है, उसको बॉम्ब कर रहा है। तो अब क्लियरली डायकॉटमी अमेरिकन पॉलिसीज का दोगलापन बिल्कुल साफ नजर आता है। एक स्टेट को आप और एडवांटेज दे रहे हो,
और क्लियर कट है पाकिस्तान ने किस प्रकार से टेररिज्म अफगानिस्तान में फैलाया, भारत में फैलाया, दुनिया के हर हिस्से में लेके गए। बट उसको तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो बॉम्ब रख सकता है। ईरान को आप बॉम्ब कर रहे हो कि तुम बॉम्ब ना बनाओ, जो है नहीं उसके पास। तो अमेरिका की भी दोगली नीति इसमें बहुत अच्छे से उभर के आती है। बट पाकिस्तान का है रोल, लेट अस सी। टर्की के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए। अब उनकी एक पूरी कंटीजेंट अशोक चली गई है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तकरीबन 12-13 हजार सैनिक और एयरक्राफ्ट उन्होंने बेस बना ली अपनी एक तरीके से सऊदी अरेबिया में। तो फ्यूचर में पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट नेशन रहेगा एंड वी मस्ट डील विद इट, वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखो इसको, समझो इसको और फिर रणनीति बनाओ। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या है हमारे पास, और हमें इतनी जल्दी घबराना भी नहीं चाहिए कि कोई खतरा हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। वी विल हैव लिवरेजेस एंड बट हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हमें आगे इस चीज को कैसे डील करना है। इसमें एक सवाल और सर, की एक आर्टिकल आया था स्क्रॉल में जिसमें यूएस के एक राजनयिक थे, उनका बयान था और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से इंडिया ने डील किया और उसके बाद आसिम मुनीर के रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हुए, और उनका कहना था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान पर स्पॉटलाइट नहीं होती। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर बड़ी गलती थी? कहाँ गलती हो गई? नहीं, गलती हमारे नैरेटिव में हुई। जो मुझे जो लगा, हम बहुत खुश हुए पहले दिन जब हिट किया उनके टेरर टारगेट्स को, उसके बाद उनकी बेसेस को हिट किया, बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया और 3-4 दिन में लड़ाई खत्म भी होगी। बट जिस प्रकार का हमें नैरेटिव, जैसे जो नैरेटिव बिल्डिंग अभी हम ईरान की बात कर रहे थे, हमारा, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा पूरा का पूरा डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए या उनके माइंड को इंपैक्ट करने के लिए रहा। हम इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्पेस के अंदर हमारा वॉर अगेंस्ट टेरर, हमारी राइट टू अटैक, जब पहलगाम का मैसेकर हुआ, वो कहीं उभर के नहीं आया। बहुत सारी चीजें अब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि और सही करी जा सकती थी। जिस तरीके से प्रेस को एड्रेस करने का था, जिस प्रकार से हम अपनी बात को आगे रख सकते थे, सिंबॉलिकली ठीक था, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत था ऑप्शन सिंदूर, हमने सही एक्शन लिया था उस टाइम पे। बट जो नैरेटिव की बात है, हम कन्विंस नहीं कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, डोमेस्टिक ऑडियंस को हमने बहुत फीड किया। और ऊपर से हमारे मीडिया का रोल इतना नेगेटिव था सिंदूर में कि हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था हमारे मीडिया का। तो जो नैरेटिव उस टाइम पे चला, वो पाकिस्तानी नैरेटिव या जो इंडिपेंडेंट लोग, इस जैसे आज भी हम मैक्सिमम किसको पढ़ते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, जो ईरान और अमेरिका को दूसरे नजर से देख रहे हैं, उन्हीं की बात को ज्यादा सुना और समझा जाता है। तो वहां कहीं पर मुझे लगता है वी कुड हैव डन बेटर। आई थिंक काफी लेसन है उसमें हमारे लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, परसेप्शन बैटल में, नैरेटिव बिल्डिंग में, अपनी बात आगे रखने में, वहां पर। बट यस, सिंदूर नहीं होता तो शायद बट अब वो पुरानी बात होगी, अब उस पर हम पीछे मुड़ के जा नहीं सकते हैं। अभी हमें देखना आगे क्या करना है। वी शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग कि अब क्या करें, आगे कैसे की करें। बात कर रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन आगे से ही है कि ये जंग अगर रुक जाती है, और मैं चाहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर या जो भी आपको पसंद हो, कि ये जंग वाकई अगले हफ्ते रुक जाए, अगले हफ्ते एक तस्वीर आ जाए और उसके बाद खत्म हो, तो दुनिया वही नहीं रहेगी जो दुनिया 28 फरवरी के पहले थी। ये तो सर बिल्कुल क्लियर है, दुनिया बदल गई है। इस बदली हुई दुनिया में हमारे एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, मिडिल ईस्ट के एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, एक एक्सपर्ट्स के नजरिए से आप जिस तरह से देखते हैं, मैं चाहता हूँ उसको कंक्लूड कर दें आज। देखो, दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मिडिल ईस्ट का नक्शा तो यही रहेगा, लेकिन इनकी जो पावर प्ले है वो चेंज हो जाएगा। ईरान की अपनी पोजीशन, और ये मुझे लगता है सारे के सारे बाकी जो कंट्रीज हैं वो ईरान से बातचीत करेंगे। चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर के आ रहा है। चाइना और रशिया, उनको तो एक लाइफलाइन मिल गई। रशिया को तो यूक्रेन वॉर की बेइज्जती के बाद इस लड़ाई ने जो है वो दे दिया। अमेरिका का कद छोटा हो गया, इजराइल का कद और भी छोटा हो गया, और जो भी इजराइल को, तो ये तो है। अब भारत पे आते हैं। भारत, आई थिंक, देखो, दे ऑल नीड अस, है ना। हमारे 90 लाख के करीब लोग काम करते हैं वहां। हम बहुत तेल खरीदते हैं, बहुत गैस खरीदते हैं। भारत बहुत बड़ा मार्केट है। तो आई थिंक हम ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर्स यूएई में और सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आई थिंक हमें दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा रिलेशनशिप, खासतौर पे ईरान के साथ। और खासतौर पे ये जो हमारा जो नेगेटिव जो एक मीडिया का एक उभर के आया है कि लोग ईरान के साथ हैं, मीडिया हमारा जो है यूएस के साथ है, इजराइल, वो परसेप्शन गलत है। वो लोगों ने नोटिस किया है। और जो 4-5 हमसे मैं कहूं नजरअंदाज कर दिया या भूल हो गई, आयतुल्लाह खमेनी की मौत का वायरस देना की उस पे, और वॉर को हमने कंडेम नहीं किया। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं हमें जो है, मिनाब की बच्चियों के बाद तो कम से कम बच्चियों पे भी हम डिप्लोमेसी का भी मामला नहीं था। बिल्कुल मिनाब तो हमेशा रहेगा, मिनाब जगह फेमस हो गई है। तो ये सारी चीजों पे हमें जो है इससे आगे बढ़ के जाना पड़। बट इंडिया इज अ बिग कंट्री, बहुत हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है। ये सबको हमारी जरूरत है, हमारी स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, हमारे मार्केट्स की जरूरत है, हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। तो आई स्टिल ट्रस्ट कि वी विल बी एबल टू रीबिल्ड, बट वक्त लगेगा। और इसको हमें पाकिस्तान के प्रिज्म से,
उस हेट से नहीं देखना चाहिए। हमें अपने तरीके से काम करना चाहिए इन देशों के साथ, अपने तरीके से। भारत एक सभ्यता के तौर पे बात करें इनसे, मार्केट्स की बात करें, पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करें, और जो है ट्रेड की बात करें, वहां अगर करेंगे। एंड मिलिट्री टू मिलिट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी। इंडियन नेवी क्या कर सकती है, इंडियन आर्मी क्या कर सकती है, इंडियन एयरफोर्स क्या कर सकती है इन देशों के साथ, इनको ट्रेनिंग दे दें, इनके साथ और एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफेंस डिप्लोमेसी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है खाड़ी के देशों के साथ और ईरान के साथ वी मस्ट बिल्ड मिलिट्री रिलेशनशिप विद ईरान नाउ आफ्टर दिस वॉर। बहुत डिटेल में सर ने एक एक पॉइंट बताया है। मैं सिर्फ एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी और आर्मी, इन तीनों का इस्तेमाल इलेक्शन के लिए अगर बंद हो जाए, यहां पर नफरत फैलाने के लिए बंद हो जाए, डिप्लोमेसी अपना काम करे। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे शानदार और सबसे प्रोफेशनल आर्मी में से है। और मैं बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचक के कहता हूं कि आज भी जब कोई आर्मी ऑफिसर मेरे सामने आता है तो सर जो है वो थोड़ा गर्व के साथ तनता भी है और इज्जत के साथ झुकता भी है, चाहे वो कैसा भी ऑफिसर हो, मैं उसे जानता हूं या नहीं जानता हूं। और ये लगभग सारे हिंदुस्तानियों की कंडीशन है। तो उसका इस्तेमाल मंदिरों के सामने घुमाने के लिए, बाकी सब करने के लिए, नेताओं का स्वागत करने के लिए, ये सब करना छोड़ दिया जाए। आर्मी अपना काम जानती है। आर्मी शुड बी लेफ्ट टू द आर्मी ऑफिसर्स, डिप्लोमेसी शुड बी लेफ्ट टू द डिप्लोमेट्स। अगर ये दो काम सर मुझे लगता है कर ले तो हिंदुस्तान के पास कल्चरल कैपिटल से लेकर और रियल कैपिटल तक इतनी है कि दुनिया में हम हमेशा सर उठा के रह सकते हैं। कोई हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, ये बहुत क्लियर है।